नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज देखिएगा कि कैसे जिन्ना के पाकिस्तान में आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। जरा सोचिए, जो नारे कश्मीर में पाकिस्तान ने ही लगवाए, जो नारे भारत के विश्वविद्यालयों में सुनाई दिए, वही नारे अब जलते धधकते पाकिस्तान में सुनाई दे रहे हैं। आज पाकिस्तान से आए कुछ वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे, आज़ादी गैंग को आईना भी दिखाएंगे। आज दिल्ली और महाराष्ट्र की सत्ता पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले ट्रेंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि दिल्ली की सत्ता का बॉस कौन है, लेकिन महाराष्ट्र का फैसला थोड़ा घूमा हुआ है। इसमें एकनाथ शिंदे को सत्ता की ट्रॉफी मिली है और उद्धव ठाकरे को नैतिक जीत की टॉफी मिली है। यूपी निकाय चुनाव पर टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल आज आपको निकाय चुनाव की पूरी पिक्चर दिखा देगा। यह सत्ता की खास कुंजी है। यह एग्जिट पोल आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब किसी कंपनी को खोलने के लिए अपना पता देने वाले भी इसके दायरे में आ सकते हैं। क्लाइंट के लिए वित्तीय सौदा करने वाले सीए, सीएस और स्वतंत्र डायरेक्टर्स के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। 3 साल से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन फीस बहुत बढ़ा दी है। अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। चीन का तर्क है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई यात्रियों से ही की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी। अब ट्रेन में वेटिंग लिस्ट के यात्री जल्द ही चार्ट बनने के बाद आसानी से ये पता कर सकेंगे कि किस श्रेणी की बोगी में कितनी सीटें खाली हैं। IRCTC की साइट नया फीचर जोड़ने जा रही है, जिसमें खाली सीटों की लिस्ट यात्रियों को मोबाइल पर मिलेगी। अब तक वेटिंग टिकट वाले यात्री TT पर निर्भर रहते थे और ट्विटर पर यूजर्स की जल्द ही बिना नंबर शेयर किए ऑडियो और वीडियो कॉल वो लोग कर सकेंगे। कंपनी के CEO एलन मस्क ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन इस वक्त सत्ता में बहुत बड़ी खबर, और ये खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौरन रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इमरान खान जेल नहीं, सीधे घर जाएंगे। इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से कहा कि कल हाई कोर्ट में अपील कीजिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी बताया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 75 घंटे से पाकिस्तान में जो हालात चल रहे थे, जगह जगह सड़कों पर आग लगी हुई थी, गोलियां चल रही थी और सिर्फ इमरान खान की रिहाई को लेकर के वहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और इस वक्त मेरे सहयोगी गुलाम अब्बास भी मेरे साथ मौजूद है। गुलाम, एक बार आप बता देंगे ये रिहाई कब होगी और कोर्ट ने और क्या क्या कहा है? जी राहुल साहब, बिल्कुल रिहाई का आदेश तो दे दिया गया है। इमरान खान अब रिहा हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर हैं। अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं। पता नहीं ये इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए है या कोई सरकार नई चाल चलने के लिए लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों गेटों पर रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। पहले रेंजर्स लगाई गई है, उसके बाद FC लगाई गई है, उसके बाद बाकी फोर्सेज भी। तो दोनों गेटों पर वो डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब ये नहीं पता कि इमरान खान की वो सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के तौर पर उनको यहां पे लेके जाएगा, या कोई नई चाल सरकार की तरफ से चली जाएगी। लेकिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसमें उनको इनलीगल करार जरूर दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान से ये कहा गया था कि जो हिंसा हुई है 3 दिन तक, आप उस पर आकर अपने वर्कर्स को कुछ कहें। जिसके बाद इमरान खान ने ना सिर्फ उस पर माफी मांगी, बल्कि ये कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया मेरे साथ, और मुझे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वहां पर मुझे डंडे भी मारे गए। और इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया ये कि मेरे साथ जो सलूक हुआ वो एक दहशतगर्द की तरह का किया गया। गुलाम, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है आपसे। आज जो ये आदेश किया गया है, इमरान को रिहा किया गया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या इमरान जीत गए, पाकिस्तान की सरकार और आर्मी हार गई है? देखिए, इस समय तो इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है राहुल सर, कि इमरान खान ने 3 दिन तक जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये बड़ी जीत है। लेकिन अब एक अपडेट आ रही है राहुल सर, मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान को पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रख
देखने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अभी शॉर्ट जजमेंट रिलीज होना है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि इमरान खान को पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रखा जाए। ये वही गेस्ट हाउस है जिसको सब जेल डिक्लेयर किया गया था और इमरान खान वहां पे बंद थे। क्या अब उनको रिहा करके सिर्फ एक रात के लिए कहा गया है कि उसको आजाद शहरी की तरह वहां रखा जाए, या ये कोई जजमेंट का हिस्सा है या सरकार का कोई डिसीजन है? लेकिन ये खबर हमारे पास पहुंच रही है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ये लाहौर नहीं जाएंगे, ये पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में इनको रखा जाएगा और वहां पर आज की रात गुजारेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी रिहाई गिरफ्तारी इलीगल थी, वो रिहा है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर पेश हो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला करे वो इमरान खान उसको एक्सेप्ट करे। अब ये क्या गुलाम, आप बने रहिए लाइन पर। एक बड़ा सवाल आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या 75 साल बाद पाकिस्तान की पूरी सियासत इस फैसले के साथ बदलने वाली है? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको फिर से बता दें। रिहाई के बाद इमरान का पहला बयान। इमरान ने कहा मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया। इमरान ने कहा मुझसे बुरा बर्ताव किया गया, मुझे डंडे मारे गए। इमरान ने यह भी कहा कि मुझसे अपराधी से भी बुरा बर्ताव किया गया है, पुलिस मुझे कभी कहीं दूसरी जगह ले जाती थी। और गुलाम, मैं जो आपसे कह रहा था कि 75 साल बाद क्या पाकिस्तान की पूरी सियासत इस फैसले के बाद बदलने वाली है? ये बहुत स्वाभाविक है कि सरकार और आर्मी सबके पीछे थे। देश की जनता पहली बार आर्मी के खिलाफ इस तरीके से आई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इस तरीके का दिया। क्या आर्मी अब कमजोर होगी? जी बिल्कुल राहुल सर, पहली बात तो यह है कि 3 दिन जो हमने विजुअल्स देखे हैं, जो सीन देखे हैं, वो अनबिलीवेबल थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे सीन हमने पहले नहीं देखे और वाकई पाकिस्तान की सियासत में जो चेंज आया है, ये चेंज मुझे लगता है कि अब रुकने वाला शायद नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर, क्योंकि शॉर्ट जजमेंट आ गया राहुल सर, वो मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट जजमेंट में कहा गया है कि इमरान खान कल तक, जब तक इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन में रहेंगे। यानी कि इमरान खान रिहा दिए गए हैं, लेकिन उनको पुलिस या शहबाज सरकार किसी नए मुद्दे में गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन में रहेंगे और सरकार के मेहमान भी रहेंगे। सरकार उनके रहने के लिए जो पुलिस लाइंस का गेस्ट हाउस है उसका अरेंजमेंट करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर आदेश दिया है कि इमरान खान को, जैसे खबरें आ रही थी कि शायद सरकार किसी दूसरे केस में, जैसे ही इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो उनको अरेस्ट कर ले, तो ये बड़ी बात आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान प्रोटेक्शन में रहेंगे और यहां से सीधा वो पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस जाएंगे और कल वो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद इस्लामाबाद जो भी डिसीजन देता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उसको इमरान खान एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बात कि पाकिस्तान की सरकार उनको किसी नए मुकदमे में, नए केस में दोबारा गिरफ्तार करती सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री के बाहर, वो बात भी खत्म हो गई है। कल तक इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन में है। और दूसरी बात, 3 दिन से जो हमने देखा है वो बिलीवेबल अनबिलीवेबल है। वो हमने जिस तरीके से लोगों का गुस्सा देखा है, और जिस, मेरा ख्याल है राहुल सर, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान ने जो नैरेटिव बनाया है वो बिलाशुबा बहुत बिका है अब पाकिस्तान के लोगों में। लेकिन दूसरा, शहबाज सरकार की नाकामी भी है। उसका रीजन ये है कि 1.5 साल में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें 1.5 साल में इतनी महंगाई बढ़ी है, उसका इंपैक्ट आम बंदे पे पड़ा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो खुद जब भूख से मर रहे थे तो वो सड़कों पर आए। तो ये हमने गुस्सा, कल लोगों के गुस्सा सड़कों पे देखा है और ये गुस्सा वो सरकार के ऊपर उतार रहे थे। बिल्कुल गुलाम, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता भी रही हैं और ये जो आप आदेश बता रहे हैं हमको, उसने बता दिया है कि ये बड़ी मुश्किल होने वाली है शहबाज शरीफ के लिए और खास तौर से सेना के लिए। 2 बड़े झटके इन दोनों लोगों के लिए। पहला तो इमरान खान को रिहा किया गया और दूसरा, कल तक वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ही, प्रोटेक्शन में, कस्टडी नहीं बल्कि प्रोटेक्शन में रहेंगे। ये भी शहबाज शरीफ और आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है। गुलाम, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट घोटाले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि अब इमरान खान की रिहाई का आदेश हो चुका है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा, आगजनी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की तस्वीरें आप पिछले कई घंटों से लगातार देख रहे होंगे। लेकिन कहीं भी आपने पाकिस्तान में एक्टिव टुकड़े टुकड़े गैंग की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें हम अपने न्यूज़ मित्रों के लिए खास तौर पर निकाल कर लाए हैं। जो पाकिस्तान हमेशा से भारत को तोड़ने की साजिशों में जुटा रहा, आज वो खुद टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। जो पाकिस्तान आज़ादी के नारे कश्मीर में लगवाता रहा, उसी पाकिस्तान में शहर शहर, गली गली में आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं।
आप खुद देखिए, जिस पाकिस्तान में आज़ादी आज़ादी के नारे का जन्म हुआ, आज वही पाकिस्तान कैसे इसके जाल में फंस चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर हो रही इस नारेबाजी से एक कहावत याद आ गई, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। या फिर ये कहें कि अगर आप बबूल के पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान आतंक के बड़े बड़े आकाओं को पनाह देता रहा है, आतंकी संगठनों को फंडिंग करता रहा है, आतंकियों को ट्रेन करके जम्मू कश्मीर में भेजता रहा है। पाकिस्तान की यही साजिश अब उसके लिए भस्मासुर बनती जा रही है। इसका सबसे लेटेस्ट सबूत है पाकिस्तान की गलियों में लगते आज़ादी आज़ादी के नारे, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने जम्मू कश्मीर में आज़ादी आज़ादी के नारे लगवाए थे। ये वही पाकिस्तान है जिसने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के अंदर ऐसे नारों के इंजेक्शन लगवाए थे। ये वही पाकिस्तान है जिसकी खुफिया एजेंसी ISI ने ऐसे नफरती नारों को जम्मू कश्मीर के अंदर प्लांट किया था। पाकिस्तान जब चाहता था वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ऐसे नारे लगवा देता था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली में JNU में भी पाकिस्तान प्रेमियों ने आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए थे। अब आतंकवाद को जन्म देने वाला, आतंकवादियों को पनाह देने वाला, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आग को भड़काने वाला पाकिस्तान खुद इस आग की भट्टी में जल रहा है। हालात तो इतने बदतर हैं कि जिस पाकिस्तान में आवाम दाने दाने को मोहताज है, जहां के लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस मुल्क की गर्दन कर्ज के दलदल में फंसी हुई है, वहां अब आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब खुद बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहां बदलाव की बयार और विकास की रफ्तार के साथ साथ लोगों की सोच में भी जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। आज जब पाकिस्तान में आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग कबूल कर रहे हैं कि कभी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सड़कों पर यह सब करवाता था। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से बात की। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। जैसा कि आप किसी के घर में पत्थर फेंको तो आपके घर में भी तो होना ही है ना। वैसा पड़ोसी मुल्क ने बहुत तंग किया हमें, लेकिन ऊपर वाला है जो हिसाब लेता है। क़यामत का दिन आ गया है, अब उसको समझ लेना चाहिए कि हमें मोहल्ले वालों से, जैसे मेरा कोई पड़ोसी है, उससे बना के रखनी चाहिए। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हालात थे, वहाँ पे पत्थरबाजी, देश विरोधी स्लोगन्स, जो कि सारा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होता था, आज वही हालात खुद पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं, अपने देश के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं। जो उन्होंने आज तक हम लोगों को, हमारे भारतवासियों को दिया, हमारे हिंदुस्तान को दिया, आज उन पर यही हो रहा है। आज लोग मास्क डालकर, परने बांधकर, मुंह को कवर करके पथराव कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, गवर्नर किडनैप हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों से राजनीति करने वाली PDP अध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की छटपटाहट भी आपको अब ध्यान से देखनी चाहिए। लगातार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के बहाने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं। इसमें भी वो अपने लिए मौका और मंच दोनों ढूंढ रही है। इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर गौर कीजिए और ज्यादा नहीं, कुछ दशक पहले की कहानी को याद कीजिए और सोचिए
जम्मू कश्मीर को जलाने वाले कौन थे? किसके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नफरती गोली चला रहा था? आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती की गलतफहमी को दुरुस्त करने की जरूरत है। शायद उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम की पट्टी इस कदर चढ़ी हुई है कि वो वहां की हिंसा की तस्वीरों को नहीं देख पा रही हैं और उल्टे इसे भारत के हालात से जोड़कर अपना एजेंडा चला रही हैं। शायद महबूबा ये नहीं देख रही कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के साथ क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में उन अलगाववादियों के साथ हुआ जो देश तोड़ने में जुटे हुए थे। देश तोड़ने का ख्याल अपने मन में लाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। इस तथ्य को महबूबा मुफ्ती शायद नजरअंदाज कर गई। महबूबा मुफ्ती विपक्ष की नेता हैं, उनके पास आज़ादी है, अधिकार हैं। वो अच्छे से जानती हैं कि हमारे देश में विपक्ष इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से कमजोर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। धारा 370 हटने के बाद से हम जो आपको बता रहे थे उसमें कश्मीर की कई बदली हुई तस्वीरें दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता का मन धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजहब के नाम पर नफरत की खेती करने वाले कुछ पाकिस्तान के प्रेमी अब तक वही पुराने देश विरोधी गीत गा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान को जलता देखकर कुछ नेताओं को पाकिस्तान पर दया आ रही है। ये जम्मू कश्मीर में आज़ादी आज़ादी के नारों से उतने आहत नहीं थे जितने आज पाकिस्तान में ऐसे प्रदर्शन और ऐसे नारेबाजी से दुखी हैं। पाकिस्तान में लगी आग पर फारूक अब्दुल्ला का दिल हिल गया है। वो क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan, which is essential for peace in the subcontinent. It's our neighbor, and we hope that something better will come. वैसे आज़ादी आज़ादी के नारे सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं गूंजे थे। आज आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में आज़ादी आज़ादी के नारे गूंजे थे। सवाल है, आज जेएनयू में आज़ादी के नारे लगाने वाला गैंग कहाँ है? क्या भारत में ढपली बजाने वाले ये लोग पाकिस्तान की तस्वीरों को ध्यान से देख रहे हैं, जहां की भाषा वो भारत में रहकर अक्सर बोलते रहते हैं? वहीं जन्म लेने वाला नारा आज उसी पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग का थीम सॉन्ग बन गया है। जिस पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के सियासतदानों और चंद लोगों को तरस आ रहा है, वहां हो क्या रहा है और प्रदर्शनकारी कितने उग्र हो चुके हैं, जरा ये भी जान लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने फादर ऑफ पाकिस्तान कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी नहीं छोड़ा। लाहौर कैंट के बंगला नंबर 53 के जलने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जिस घर को जलाया गया उसमें जिन्ना साल 1943 से 1948 तक रहे थे। सोचिए, आज अगर पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाने वाले जिन्ना होते तो वो बिलख बिलख कर रो रहे होते। आज जरूर इन तस्वीरों को देखकर जिन्ना की आत्मा रो रही होगी। तो पाकिस्तान चाहे अपने कायदे आजम को लेकर जो भी सोचे, जो भी करे, लेकिन भारत का पाकिस्तान पर स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। यहां पर आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक संदेश दिया था, एक सबक दिया था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान इस कविता के मैसेज को समझ जाते हैं तो शायद ये हालात नहीं होते। आज ये कविता खासतौर पर हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के प्रेमी लोगों के लिए आपको सुनाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती
है तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। और कुछ इसी तरीके का संदेश और सबक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा था कि वो अपनी ही मौत मरेगा। सबूत आज पूरी दुनिया देख रही है, कैसे पाकिस्तान में हाहाकार है, चीत्कार है, चीख पुकार है। देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये दूरदृष्टि का एक उदाहरण है जो किसी देश की दशा और दिशा तय करने वालों में होनी चाहिए। ये पाकिस्तान को एक पैगाम था कि आग से खेलना खतरनाक होता है, आतंकवाद और कट्टरपंथ रूपी सांप को दूध पिलाना खुद के लिए ही घातक होता है। और आज पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है और इसका अंजाम पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान के हाल को हम आपको अलग अलग तस्वीरों से समझा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो टैंक सरहद पर लड़ने के लिए लगाए थे, आज वो पाकिस्तान की सड़कों पर हैं। आज पाकिस्तान की सेना दुश्मनों से नहीं बल्कि देश के अंदर अपनी ही आवाम से लड़ रही है। और पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही है, आगजनी है, हिंसा है। इन तमाम संकटों के बीच पाकिस्तान के वो लोग जिनकी वजह से देश की इकॉनमी चलती है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, पिछले 2 दिनों से वो देश छोड़कर पाकिस्तान को जलता और तड़पता छोड़कर चार्टर्ड विमान से दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपना भविष्य सुरक्षित रखना। तो पाकिस्तान बदहाल और कंगाल तो पहले से ही था, अब वहां हिंसा से हालात और बिगड़े हैं। और पाकिस्तान की ये तस्वीर आज सिर्फ कट्टरपंथी और आज़ादी के नारे वाले गैंग को नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने के बहाने भारत को कम आंकते हैं, भारत को कम खुशहाल मानते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत को पाकिस्तान से भी कम खुशहाल बताया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 125वें पायदान पर रखा गया था, जबकि पाकिस्तान को 108वें पायदान पर जगह दी गई थी। यहां पर एक सवाल भी बनता है कि आखिर किस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई? पाकिस्तान में खुशहाली किसे और क्यों दिखी होगी? इसके लिए आपको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट जैद हामिद का पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए। इसको सुनकर आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि कहीं ऐसे ही लोगों के दुष्प्रचार के आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट तो नहीं तैयार की गई थी। तो 5 साल बाद पाकिस्तानी चांद पर बैठे होंगे, अभी तो सड़क पर बैठे हैं, लेकिन 5 साल बाद पाकिस्तानी चांद पर गया या नहीं, ये तो आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इमरान के प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट का पाकिस्तान की जमीन पर क्या हाल हुआ, ये अब हम आपको दिखाते हैं। इमरान खान के समर्थकों ने प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट जैद हामिद की जमकर पिटाई की। दरअसल समर्थकों का आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। ऐसे में वो सेना के खिलाफ हमले कर रहे हैं और जैद हामिद को पाकिस्तानी सेना का खास माना जाता है। अगर आज की तारीख में आप कहें कि पाकिस्तान की बदनामी, बदहाली और बेइज्जती की कोई सीमा नहीं है, तो आप शायद गलत नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आज़ादी के नारे नहीं लग रहे हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भी कुछ लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अब बर्बादिस्तान बन चुका है, और ये होना ही था, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और सत्ता में अब बात उस चुनाव की जो है तो लोकल, लेकिन 13 मई को जब इसके नतीजे आएंगे तो इसकी चर्चा नेशनल लेवल पर होगी। यूपी में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव हुए, और आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम के लिए वोट डाले गए। इस चुनाव में कुल 83,507 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में लॉक हो चुकी है। इस चुनाव को राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी वाली तैयारी के रूप में देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। इस लोकल लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इस पर टीवी9 रिपोर्ट भारतवर्ष के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने एक सर्वे किया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं।
हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कुल 17 नगर निगमों में बीजेपी 15 नगर निगम में और समाजवादी पार्टी 2 नगर निगम में अपना मेयर बनाने में कामयाब हो सकती है। यानी 17 में से 15 बीजेपी के मेयर हो सकते हैं और 2 समाजवादी पार्टी के। नगर निगमों में बीजेपी बाकी विपक्षी दलों से बहुत आगे है और जो 2 सीटें बताई जा रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 2 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में बताई जा रही हैं। जबकि 199 नगर पालिका में बीजेपी 85 से 95, जबकि समाजवादी पार्टी 30 से 45 और बीएसपी 20 से 25, कांग्रेस 2 से 7 और अन्य के खाते में 30 से 40 सीटें जा रही हैं। नगर पालिका चेयरमैन इसमें जीत सकते हैं उनके, इसमें भी बीजेपी काफ़ी आगे नजर आ रही है। इसी तरह 544 नगर पंचायत चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी को 215 से 230 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 125 से 135, बीएसपी को 35 से 45 और अन्य के खाते में 120 से 135 यानी उनके नगर पंचायत चेयरमैन जीत सकते हैं। हमने लोगों से कुछ सवाल भी पूछे और ये पूछा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा रहा। उसमें से 80% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं वो, 15% बोले असंतुष्ट और जबकि 5% ने कहा कि वो इस पर जवाब नहीं देंगे। हमारी महत्वपूर्ण सवाल ये भी था कि यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस चुनाव में। 75% लोगों ने कानून व्यवस्था को बताया, 20% लोगों ने नागरिक सुविधाओं पर अपना जवाब दिया। 2 दिन बाद यूपी नगर निगम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, लेकिन ये नतीजों में कितनी बदल पाएगी ये तो 13 मई को पता चल पाएगा। सबसे तेज नतीजों और सटीक विश्लेषण के लिए अब 13 मई को दिन भर TV9 भारतवर्ष जरूर देखिएगा। और जैसा हमने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेयर का चुनाव है, 17 सीटें हैं, उनमें से 15 बीजेपी के पास है और जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को बताई जा रही हैं उसमें एक मेरठ और दूसरी कानपुर। और सत्ता में अब आज की 2 सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरें। ये खबरें सीधे तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों खबरों की मुख्य भूमिका में भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़े फैसले दिए। करीब 15 मिनट के अंदर देश के सामने ये फैसले आए। इन 2 बड़े फैसलों में ये क्लियर कर दिया गया कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्या है और महाराष्ट्र में सरकार कौन चलाएगा। दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत क्लियरिटी है, लेकिन महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी रोमांचक हिंदी फिल्म की तरह कई छोटे बड़े घुमावदार मोड़ हैं। जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा में आगे अगले पल क्या होने वाला है ये पता नहीं होता, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फंसे हुए हर सवाल के अलग अलग जवाब दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कुछ डायलॉग्स भी हैं, नसीहतें भी हैं, सहानुभूति भी है और गुस्सा भी है। साथ ही साथ समस्या को न्यायपूर्ण तरीके से अपनाकर जड़ से खत्म करने के लिए भविष्य से उम्मीदें भी लगाई गई हैं। इसलिए आज हमने अपने न्यूज़ मित्रों के लिए दोनों ही खबरों पर सत्ता की डिटेल कुंजी तैयार की है, जिसे आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी खबरें आपकी समझ को बढ़ाती हैं और सत्ता आपकी समझ और जानकारी बढ़ाने वाला शो है, आपका ज्ञानवर्धन करने वाला मित्र है। तभी तो हम आपको न्यूज़ मित्र कहते हैं। तो पहले महाराष्ट्र के फैसले से शुरुआत करते हैं। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। इस पर आज फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग किरदार तय किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले किरदार शिवसेना के बागी विधायक हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा के अंदर मुख्य विप कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, ना कि विधायक तय करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल पर कहा कि गवर्नर ने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया। विधायकों ने अपने सीएम के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना सही नहीं था। पार्टी का झगड़ा सुलझाना राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल के पास उद्धव ठाकरे सरकार के अल्पमत में होने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना तर्कसंगत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीसरे किरदार उद्धव ठाकरे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के इस्तीफा दिया, इसलिए उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, उन्हें दोबारा बहाल नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार का अब क्या होगा? जवाब है, एकनाथ शिंदे के लिए राहत वाली बात है, वो सीएम बने रहेंगे, उनकी सरकार को फैसले से कोई खतरा नहीं है। दूसरा सवाल, शिवसेना के जिन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई थी, उनका क्या होगा? जवाब है,
विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दे दिया। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्थिति में तुरंत तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे और उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ नैतिक विजय की ट्रॉफी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने घुमावदार फैसले में जो बात बहुत क्लियर कर दी कि एकनाथ शिंदे को वो हटा नहीं सकते और उद्धव ठाकरे को दोबारा सीएम बना नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकनाथ शिंदे के जो गुट है उसकी बगावत को गद्दारी कहा, जबकि इसके तुरंत बाद मीडिया से बात करने आए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सत्य की जीत होने का दावा किया। कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश। शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैर कानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैर कानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। तो हम बात दूसरे फैसले की भी आपको बता देते हैं। दूसरा जो दिल्ली का फैसला आया है उसमें जो दिल्ली सरकार है उसको अधिकार दिए गए हैं कि जो अधिकारी हैं वो उसको ही रिपोर्ट करेंगे, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार उसके पास होगा। लेकिन अब हम आपको उस खबर के बारे में बता देते हैं जो हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। बंगाल से जुड़ी हुई ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस संवेदनशील खबर की हम चर्चा कर लें जो देश भर में इस पर चर्चा हुई है। तमाम लोग सत्ता में जो द बंगाल स्टोरी चलाने के लिए TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। और इसमें हमने बताया था कि 9 मई को कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर द केरल स्टोरी को बैन किया गया था और उसके बाद हमने एक सच रखा था बंगाल का, उसके बाद के रिएक्शंस देखिए। धन्यवाद TV9 को, और सच में जिस तरह का खुलासा मैंने भी देखा वो तो समझ में आ गया कि इनने क्यों केरला स्टोरी बैन की थी। देश का ध्यान TV9 के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का ध्यान इस तरफ खींचा है। ऐसे विषय पर जो वास्तविकता है उनको बताने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो कन्वर्शन हो, टेररिज्म का समर्थन हो, हर शहर में बहुत सालों से हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने जैसे इसको उजागर किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये केवल केरल तक सीमित नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाते हैं केरल स्टोरी पर, तो क्या वो ऐसी बहुत सारी बेटियों को जागरूक करने से बचाना चाहती हैं? तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।